This conference will now be recorded. रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा, कल एक स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन पूछा था कि सर अगर टैक्स जो है वो हमारा एम्प्लॉयर पे कर दे तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, उसको कैसे डील करेंगे। ठीक है, तो एक मिनट जरा ठहरिए। This conference will now be recorded. इसका आपके शायद एग्जाम के साथ कोई इतना ताल्लुक नहीं है, प्रैक्टिकली आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखें, हमारे पास परचेजेस हैं। पहली सिचुएशन है ए, बी और सी, और नीचे मैंने सर्विसेज का हेडिंग दी है और उसमें मैंने सिचुएशन क्रिएट की है एक्स, वाई और जी। पहली सिचुएशन में देखिएगा ए में कि 2 लाख की परचेजेस हमने परचेज की, उसका हमने 4.5% टैक्स काटना था। तो हमने पेमेंट कितनी करनी थी, 1,91,000 रुपए की। हमें एक्सपेंसेस कितने अलाउ होते, 2 लाख। हमारा एक्चुअल एक्सपेंस कितना होता, 2 लाख। वो कैसे, ये जो 9,000 है ये हम पे करते उसको एफबीआर को, और 191,000 हम उस वेंडर को पे करते। ठीक। बी सिचुएशन में देखिएगा कि हमने 2 लाख की चीजें परचेज की, 9,000 हमने अपनी पॉकेट से पे किया। ठीक है, और टोटल जो है वो कितना आ गया हमारे पास। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब, मैं ना क्लास में हूँ। तो हमने एक्सपेंस कितने अलाउ होते, 2 लाख रुपया। वो क्यों, 9,000 रुपये तो हमने अपनी पॉकेट से पे किया, ये तो हमें अलाउ नहीं होना ना। तो हमारा एक्चुअल एक्सपेंस होता 2,09,000 रुपया, लेकिन अलाउ होता 2 लाख। मैंने एक सी सिचुएशन बनाई, मैंने कहा हम ऐसा क्यों ना करें कि ये जो हम पेमेंट कर रहे हैं अपने वेंडर को, इसको ही 95.5% ट्रीट करें। इसको कितना ट्रीट करें, 95.5%, क्योंकि 4.5% तो टैक्स है। तो हम क्या करें कि इसके ऊपर 9,424 टैक्स पे कर दें बजाय इसके, यानी 424 रुपए पे करने से टोटल एक्सपेंस जो हमें अलाउ हो सकता है वो कितना होगा, 2,09,424 रुपए। और उस वेंडर की इतनी ही इनकम डिक्लेयर हो जाएगी, उस वेंडर की इतनी ही इनकम भी डिक्लेयर हो जाएगी। अगर सर्विसेज की एग्जांपल लें तो बिल्कुल मैंने वैसे ही कहा कि अगर सर्विसेज का आपने 10% टैक्स काटना था तो आपको 2 लाख रुपए अलाउ हो जाता। इस पे बहस की जरूरत नहीं है, समझ आ जाए तो ठीक, ना समझ आए तो टेंशन नहीं लेनी। मेरा ख्याल इस पे हमें क्वेश्चनिंग भी नहीं करनी चाहिए, हमें अपने टॉपिक की तरफ चलना चाहिए। और सेम सिचुएशन मैंने नीचे क्रिएट की कि हम 20,000 की बजाय 22,222 पे कर दें। आपका ये सवाल हो सकता है कि सर हम 424 रुपए एक्स्ट्रा क्यों पे करें, या हम 2,222 रुपए एक्स्ट्रा क्यों पे करें, 20,000 दे के जान छुड़वा लें। देखें, अगर आपको देखिएगा, अगर आपकी टैक्सेबल इनकम हो 1 लाख रुपया, अब अज्यूम कर रहा हूं समझाने के लिए सिर्फ, और आपको 2,222 रुपए पे करने की वजह से आपकी ये इनकम जो है वो आपको 22,222 रुपए का एक्सपेंस अलाउ कर दिया जाए। ठीक है, तो आपकी टैक्सेबल इनकम कितनी होगी। और अगर आप कंपनी है तो इस पे टैक्स कितना बनेगा, 29%, दिस इंटू 0.29। लेकिन इस सूरत में आपका कितना टैक्स बनेगा, इंटू 0.29। तो जरा देखिएगा कि इसके अंदर हमें क्या सिचुएशन क्रिएट हो रही है, डिफरेंस कितना आ रहा है। तो हमें देखिएगा 2,000 रुपया एक्स्ट्रा पे करने की वजह से हमें जो बेनिफिट मिलेगा, एक मिनट, हेलो जी, वालेकुम सलाम। जी जी, नहीं मैं सर क्लास में हूँ, मैं बाद में, आप मुझे कॉल कर लीजिएगा।
आप रात को इशा के बाद कॉल कर लीजिएगा। अच्छा जी, तो ये देखिएगा, इसका ये एक बेनिफिट है, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसकी समझ आ जाए, इसका हमारे प्रैक्टिकलिटी के साथ इम्पैक्ट है, इसके साथ कोई हमारा इम्पैक्ट नहीं है, ऐसे ही आपने परेशान नहीं होना इससे। चलते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर। पहले मैं आपको जरा रिवाइज करवा दूं, हमने बिजनेस इनकम, आज मैं फिर नहीं लिख सकता, थोड़ा सा मुझे स्टेट पोजीशन में रहना है आज फिर, इसलिए मैं लिख नहीं सकता। बिजनेस इनकम को हमने डिस्कस कर लिया, ठीक हो गया, कि बिजनेस में कौन कौन सी चीजें शामिल होंगी हमारी बिजनेस इनकम में। कोई भी इनकम जो ट्रेड से आए, कॉमर्स से आए, वो इसमें शामिल होगी, और बाकी अगर कोई एसोसिएशन है, अगर वो अपने मेंबर से कुछ ले रही है तो वो भी उसमें ऐड होगा, ब्ला ब्ला, वो सारी चीजें। स्पेकुलेटिव इनकम को हमने डिस्कस किया कि अगर आपकी ट्रेडिंग की डील करें और उसमें स्पेकुलेट करें कि प्राइस बढ़ जाएगी और एक्चुअल डिलीवरी ना लें, तो जो गेन होगा उसको स्पेकुलेटिव इनकम कहेंगे। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट लें जो 6 माह से ज्यादा हो और टैक्स ईयर को क्रॉस करे, और उसका जो रेवेन्यू है, उसकी जो टैक्सेबल इनकम है, वो कैसे होगी, स्टेज ऑफ कंप्लीशन के साथ। फिर हमने कहा कि एडमिजिबल एक्सपेंडिचर्स कौन कौन से होते हैं, वो तमाम एक्सपेंडिचर्स जो बिजनेस के लिए किए जाएं वो एडमिजिबल होंगे, राइट। उसके बाद हमने उसमें एक और बात की कि जो आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं, जैसे बिल्डिंग आपने परचेज की, ऑफिस परचेज किया, लैंड परचेज की, ये आपको अलाउ नहीं होंगे, रादर इनके ऊपर आपको डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन वो अलाउ होगी। अभी जो हमारा करंट टॉपिक चल रहा है वो है हमारे पास इन एडमिजिबल एक्सपेंडिचर्स, ये हमारा करंट टॉपिक, इस पे हम काम कर रहे हैं। और इसके अंदर भी हमने जो बातें अभी तक डिस्कस की, जरा एक नजर उसको देख लें, फिर आगे चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए इसको जरा ध्यान से देखने की जरूरत है। पहले हमने कहा कि कोई टैक्स अलाउ नहीं है, एनी टैक्स, जो भी टैक्स आप पे करेंगे या पेएबल है वो आपको अलाउ नहीं होगा। कुछ टैक्स आपने डिडक्ट कर दिया आपकी अमाउंट से, वो भी आपको एक्सपेंस अलाउ नहीं होगा, वो भी आपका एडवांस टैक्स है, ठीक है। और अगर आपने कोई पेमेंट की विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स, वो भी आपको एक्सपेंस अलाउ नहीं होगा। मैं रिकैप कर रहा हूँ, इसकी हमने एक्सेप्शन पढ़ी, डिस्कशन की। उसके बाद हमने इसमें एक नया सेक्शन था जो अमेंडमेंट आई, कमीशन अगर आप रिटेल गुड्स की पे करेंगे उस शख्स को जो एटीएल में शामिल नहीं, प्लस इसके साथ सेक्शन 108 बी को हमने डिस्कस किया कि अगर कोई डीलर अरेंजमेंट में पेमेंट की जाएगी और वो एटीएल और उसमें सेल्स टैक्स में रजिस्टर नहीं होगा, तो इफेक्टिवली 7.5% उस सेल वैल्यू का उसमें ऐड कर दिया जाएगा। ये बात भी हमने डिस्कस कर ली। एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर्स जो है लिमिट के साथ, वो लिमिट्स क्या है, वो लिमिट्स यही है, बिजनेस के लिए होना चाहिए, जो आपके वो है अपना जितने वो लोग हैं, जो कस्टमर आपके आ रहे हैं उनके लिए करें, कोई नई ब्रांच आपने ओपन की है उसके लिए आप एक्सपेंस करें, क्या क्या चीजें एंटरटेनमेंट है, खाना पीना, ये सारी चीजें उसमें आ सकती हैं, और लेजर फैसिलिटी भी आ सकती है कि अगर आप किसी कस्टमर को वो दे रहे हैं। फिर हमने बात की ई और एफ में कि अगर किसी कंट्रीब्यूशन में, जी बेटा रिकॉर्डिंग हो रही है, कोई कंट्रीब्यूशन की आपने किसी अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, राइट, आपने पेंशन फंड में आपने की, सुपरएनुएशन फंड में या ग्रेचुटी फंड में, अगर ये अनअप्रूव्ड है तो आपको डिसअलाउ होगा। हाँ, अगर आपने ये इफेक्टिव अरेंजमेंट किया हुआ है कि आप उसका टैक्स काटेंगे तो वो अलाउ हो जाएगा। कोई फाइन एंड पेनल्टी फॉर द वायोलेशन ऑफ एनी लॉ, ये आपको डिसअलाउ कर दिया जाएगा। पर्सनल एक्सपेंडिचर्स आर नॉट अलाउड, ये हमने बात कर ली। इसमें ऐसे ही आपने याद करना, ये सेक्शंस हैं। कोई रिजर्व क्रिएट करें या किसी अमाउंट को कैपिटलाइज करें, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, व्हाटसोएवर इट इज, दीज आर डिसअलाउड। एनी प्रॉफिट ऑन डेट, ये सिर्फ एओपी के लिए था, ये किसके लिए था, एओपी अगर अपने मेंबर्स को ये एक्सपेंसेस देगी तो वो भी डिसअलाउ होंगे। फिर हमने बैंकिंग चैनल की बात की कि आपने पेमेंट, कोई सिंगल हेड अगर 2.5 लाख से ज्यादा होगा और उसमें 25,000 रुपए से ज्यादा कोई एक ट्रांजैक्शन होगी तो वो भी डिसअलाउ हो जाएगी। उसमें एक्सेप्शंस ये है, इनकी पेमेंट आप कर सकते हैं, कैश के थ्रू किया जा सकता है, ये एग्जांपल्स भी हमने इसकी कर ली, ठीक है।
उसके बाद ये अगली चीज ये थी कि आप सैलरी 25,000 से ज्यादा 25,000 तक आप दे सकते हैं। तो 25,000 पर मंथ आप किसी एम्प्लॉय को कैश तक दे सकते हैं। 25,000 पे एक एम्प्लॉय को आप सैलरी हर महीने दे सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा कैसे देनी है, क्रॉस चेक या डायरेक्ट ट्रांसफर, ठीक है, उस तरह से आपने देनी है। अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि क्या हम इसके अलावा कोई बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हैं? लॉ ने इजाजत नहीं दी। लेकिन देखिएगा ऊपर वाले सेक्शन में यहाँ पर बात जो एल सेक्शन में की गई थी, यहाँ पर आप कोई भी बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हैं। आप पे ऑर्डर पे कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड आप यूज कर सकते हैं, कोई भी बैंकिंग चैनल आप यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर लॉ ने सिर्फ दो ही चीजें कही हैं, या तो उसके नाम पे चेक दें या डायरेक्ट उसके अकाउंट में ट्रांसफर करें। तीसरा कोई आप अगर चीज यूज करेंगे तो आपको डिसअलाउ कर दी जाएगी। उसके बाद ये जो आपका सेक्शन है कैपिटल नेचर का, अगेन सेक्शन 20 ने भी यही कहा था। सेक्शन 20 में भी यही बात हुई थी कि अगर आप कोई कैपिटल नेचर का एक्सपेंस कर रहे हैं, जो ऐसा एसेट जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है, जैसे आपका ऑफिस है, कोई और चीजें हैं, उस वो भी आपको अलाउ नहीं की जाएंगी। तो सेक्शन जो हमें 21 है वो भी हमें कह रहा है कि आपको उसके ऊपर डिप्रिसिएशन मिलेगी और इसमें कोई एक्सपेंस अलाउ नहीं होगा। मसलन उसकी एग्जांपल देखें, एग्जांपल, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर इंक्लूड 5,000 software for 5,000 against the purchase of software, in 5,000 for the purchase of software, ठीक है, for the company, ये है परचेज ऑफ दी सॉफ्टवेयर फॉर द कंपनी। तो क्या है कि ये डिसअलाउ कर दिया जाएगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर जो है ये आपका इंटेंजिबल है और इसको अमोर्टाइज होना चाहिए। तो हम इसको ऐड बैक कर देंगे और इसके ऊपर क्या करेंगे, अमोर्टाइजेशन अलाउ करेंगे। कैसे, अभी हम पढ़ेंगे आगे जाके सेक्शन 24 के अंदर कि ये अमोर्टाइजेशन कैसे होगी। उसके बाद ये जो अगला एक्सपेंस है ये है फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर के लिए, जो ओ है, सब सेक्शन ओ ऑफ 21। ये कहता है कि अगर कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी प्रमोशन एक्सपेंसेस करे, सेल प्रमोशन एंड एडवर्टीजमेंट एंड पब्लिसिटी, इसकी मैं थोड़ी सी आपको बैकग्राउंड थोड़ी सी बताता चलूं कि ये जो हमारे आते हैं ना मेडिकल रेप्स, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जिनको हम कहते हैं, ये डॉक्टर्स को अच्छे खासे बेनिफिट देते हैं। दुबई का टिकट दे दिया, अमेरिका का टिकट दे दिया, गाड़ी लेके दे दी, बड़े ठीक ठाक देते हैं। मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे बताया, पता नहीं बात ये कहाँ तक सही है, उसने कहा कि हमें जो मेडिसिन 5 रुपए की कॉस्ट करती है बाजार में, 100 रुपए की अगर वो बिकती है ना, तो उसमें 70 रुपए हमारा खर्चा आ चुका होता है। यानी 65% उसके ऊपर एडवर्टीजमेंट होती है, जो हम डॉक्टर्स को पे करते हैं, बाकी सारी चीजें करते हैं, इतना ज्यादा खर्चा होता है। इसलिए तो लॉ ने इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी। उसने कहा आपके तमाम एक्सपेंडिचर है वो आप उस कंपनी के 10% टर्नओवर से ज्यादा नहीं होने चाहिए। इसमें बात नोट करने वाली है, ये फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर है, ये बात ध्यान में रखनी है, हर फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए नहीं है। अगर कोई मेडिकल स्टोर है, अगर कोई ट्रेडिंग कंपनी है, तो उसके लिए ये लिमिट नहीं है, ये सिर्फ मैन्युफैक्चरर के लिए है। अब देखिएगा नीचे मैंने एग्जांपल दी, Remington Pharma, a manufacturer, turnover for the year was rupees 20 million. Sales promotion expenditure incur rupees 5 million. तो देखिएगा 20 मिलियन का जो 10% बनता है वो कितना, 2 मिलियन। इसका मतलब ये है कि इसमें 2 मिलियन जो है वो अलाउ होंगे एक्सपेंडिचर, एंड रुपीज 3 मिलियन विल बी एडेड बैक। ये बात याद रखें, वो उसको एड बैक कर दिए जाएंगे। वो यानी ये नहीं कहा जा रहा कि आप एक्सपेंसेस नहीं कर सकते, एडवर्टीजमेंट करें, पैसे दें डॉक्टरों को, सब कुछ करें, लेकिन टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सिर्फ 10% ऑफ द टर्नओवर ये आपको मिलेगा। अच्छा, अगला सवाल, क्या ये सीए के एग्जाम में कभी आया? नहीं आया, आज तक एग्जाम में ये कभी नहीं पूछा गया। आगे देखिए, हशीश फार्मा अ ट्रेडर, एक साहब है हशीश बनाते हैं, हशीश समझते होंगे आप। टर्नओवर फॉर द इज 20 मिलियन, उनके भी सेल प्रमोशन एक्सपेंसेस 5 मिलियन है।
कुछ भी डिसअलाउ नहीं होगा क्योंकि ये ट्रेडर है। क्यों? क्योंकि ये एक ट्रेडर है, इसलिए इनके ऊपर ये लिमिट नहीं आएगी। रेशम टेक्सटाइल टर्नओवर फॉर द ईयर वाज ₹20 मिलियन, उनके एक्सपेंसेस हैं, तो ये तो वैसे ही फार्मास्यूटिकल कंपनी नहीं है, तो लिहाजा इनके ऊपर भी ये लिमिट नहीं होगी, इनको भी कुछ भी डिसअलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक हो की बात? ये चीज ये थी सिर्फ फार्मास्यूटिकल के लिए। अच्छा जी, उसके बाद है एक्सपेंडिचर एट्रीब्यूटेबल टू सेल्स मेड बाय एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग टू पर्संस नॉट रजिस्टर्ड अंडर द सेल्स टैक्स एक्ट। अच्छा, अभी सिंपल अल्फाज में समझिएगा कि इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग किसको कहते हैं। सादा अल्फाज में मैन्युफैक्चरर को कहते हैं। अगर कोई मैन्युफैक्चरर जो है वो किसी ऐसे पर्सन को खर्चे करता है जो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है, ये देखिएगा, तो लॉ ने एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस करवा दिया, क्यों, वो किस तरह से डिसअलाउ किए जाएंगे। देखिएगा, एक्सपेंडिचर एट्रीब्यूटेबल टू सेल्स made by an industry undertaking to a person required to be registered but not registered under sales tax act shall be inadmissible according to the following formula। ये फार्मूला क्या है? a divided by b into c। a क्या है? is the total deduction expenditures, b क्या है? is the turnover for the tax year, and c is the sales exclusive of sales tax and federal excise duty। अच्छा, इसकी हमें एग्जांपल से समझ आएगी कि इसकी एग्जांपल क्या है। ठीक है, दूसरी इसमें एक लिमिट लगा दी गई, however the disallowances of the expenditure under this clause shall not exceed 10% of the total expenditure, यानी मैक्सिमम लिमिट भी उसके ऊपर लगा दी गई। और ये क्लॉज इफेक्टिव कहां से होगी? 1 अक्टूबर 2020 से ऑनवर्ड। और हमारा एग्जाम कब हो रहा है? मार्च में। अच्छा, अब देखिएगा, मार्च के अंदर क्या ये चीज टेस्ट हो सकती है या नहीं टेस्ट हो सकती? लॉ ये कहता है कि हमारा जो आई कैप है वो कहता है 6 माह की चीज जो है, जो अमेंडमेंट्स है वो टेस्ट हो सकती हैं। अब हम हैं मार्च में, मार्च के शुरू में, तो आप मार्च को तो निकाल दें, अब बच गया फरवरी, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो 5 माह बनते हैं। इसका मतलब ये है कि इस क्लॉज का Q सबसेक्शन Q ऑफ 21, इसके चांसेस कम है कि ये एग्जाम में टेस्ट होगी। बात समझ आ गई? लेकिन फिर भी हम इसको जरा एक नजर देख लेते हैं ताकि ये हमें समझ आ जाए। लेट्स सपोज टोटल सेल ऑफ द ए लिमिटेड इज 800 मिलियन, 800 मिलियन सेल की है ए लिमिटेड ने, इंक्लूडिंग सेल्स टू मिस्टर वाई एन अनरजिस्टर्ड होलसेलर, मिस्टर जी एन अनरजिस्टर्ड होलसेलर ₹70 मिलियन। ये दो है। टोटल एक्सपेंडिचर कितने हैं हमारे? 650 मिलियन। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिसअलाउंसेस अंडर सेक्शन 21Q। ये सेम आपकी किताब का मैंने इसको कॉपी किया हुआ है इधर, ये वही है, इसमें कोई और इशू नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं कैसे फॉर्मूला। देखिएगा, फॉर्मूला ए क्या था? द टोटल डिडक्शंस ए 650, ये आ गया हमारे पास, डिवाइडेड बाय बी टर्नओवर, टर्नओवर कितना है? 800, ये हो गया, मल्टीप्लाइड बाय हमने जो है वो क्या किए, जो सेल्स की है, ठीक है, ये दोनों 120 की, 97.5 आ गया। सेल्स टू मिस्टर जी डज नॉट फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ सेक्शन एज द टोटल इज नॉट 100 मिलियन। ये सॉरी, ये मैं लाइन पढ़ना भूल गया कि उसके अंदर एक और चीज भी है कि अगर आप किसी को सेल 100 मिलियन तक करेंगे, ठीक है, उसके ऊपर 100 मिलियन से नीचे करेंगे, उसके ऊपर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। तो चूंकि मिस्टर जी को हमने सेल की ही 70 मिलियन की है, लिहाजा यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है, ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा मिस्टर वाई के ऊपर, इस पे ये एप्लीकेबिलिटी होगी। तो अब कितना आ गया? 97.5 मिलियन ये डिसअलाउंस आ गया, लेकिन लॉ ने कहा कि ये मैक्सिमम 10% डिसअलाउ कर सकते हैं। तो हमारा वो टोटल कितना था? 650, 650 का 10% कितना है? 65 मिलियन। हमारा आंसर कितना आ रहा है? 97.5 मिलियन। तो हमें डिसअलाउंस कितना होगा? 65%। दोबारा सुनिएगा कि हमने क्या करना है, जो एक्सपेंस, यानी मैं यहां दोबारा जरा इसको लिखने की कोशिश करता हूं, आपका टोटल एक्सपेंस जो है, ठीक है,
डिवाइडेड बाय आपका टोटल टर्नओवर मल्टीप्लाइड बाय जो आपने सेल की है किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को, इस फॉर्मूला के तहत, या ऑब्लिक 10% ऑफ द टर्नओवर विच एवर इज लोअर, वो एक्सपेंस आपको डिसअलाउ कर दिया जाएगा। यानी इससे हमें क्या पता चला कि इस कंपनी के लिए, ए लिमिटेड के कंपनी में 65 मिलियन का जो एक्सपेंस है वो ऐड बैक कर दिया जाएगा। यानी 650 में, ये देख मैं आपको एक्सेल में जरा समझाता हूँ, तो उसके टोटल एक्सपेंसेस हैं 650, 65, 650 मिलियन, एक और जीरो लगेगा, ये उसके टोटल एक्सपेंसेस थे। तो हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे 65, एक्चुअल एक्सपेंस जो इसको अलाउ होगा वो कितना अलाउ होगा, 585। चलें सेल से देखते हैं, इस शख्स की सेल है, हम अज्यूम करते हैं 800 मिलियन में ले लें, तो ओरिजिनल इसकी एक्सपेंस कितना कह रहा था जी, मेरा 650 है, तो इसकी टैक्सेबल इनकम कितनी थी, 150, लेकिन अब कितनी होगी, अब होगी 800, और इसको हो जाएगा 585, इसकी टैक्सेबल इनकम कितनी हो जाएगी, 212, यानी ये इसको नुकसान होगा, और अब इसकी ये जो टैक्सेबल इनकम है 215, इसके ऊपर इसको टैक्स देना। ये था हमारा सेक्शन। क्यों, मैंने कहा इसके आने के चांसेस कम हैं, हो सकता है गलती से दे दिया जाए, क्योंकि इसकी इफेक्टिवनेस जो है वो कब से हो रही है, 1 अक्टूबर से। अच्छा लेकिन सॉरी, एक चीज और मैं बताता चलूं, ये अमेंडमेंट तो लॉ में ही आई हुई है ना, मैं सॉरी आपको गलत कह गया हूँ, ये इफेक्टिव तो 1 अक्टूबर से है, लेकिन ये अमेंडमेंट तो जून में आ चुकी हुई है, तो लिहाजा असूलन ये हमारे एग्जाम के लिए एप्लीकेबल होना चाहिए, हमारे एग्जाम के लिए क्या होना चाहिए, एप्लीकेबल होना चाहिए। प्रैक्टिकली एप्लीकेबल अब है, लेकिन ये अमेंडमेंट जून में आ चुकी है, और वो तमाम अमेंडमेंट जो हमारे से 6 माह पहले की होंगी वो हमारे ऊपर एप्लीकेबल हो सकती हैं, और मार्च में तकरीबन इसको 8-9 माह हो चुके होते हैं फाइनेंस एक्ट को आए हुए। ले जी, ये मैंने इसके ऊपर एक समरी बना दी ताकि आपको आसानी हो, और टैक्सेस पेड विदाउट कलेक्शन, टैक्स कलेक्टेड, ब्ला ब्ला, ये सारा कुछ मैंने लिख दिया ताकि जब आप इसको पढ़ लें तो एक दफा इसकी समरी आपके लिए तैयार हो जाए। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो पहले पूछ लें, फिर आगे चलेंगे। This conference will now be recorded. आधा घंटा सबर नहीं कर सकना, मेरे को कोई शेयर नहीं पैसा नहीं। जी अच्छा जी, अब देखिएगा जरा, मैं अज्यूम करता हूं मेरी कंपनी है, उसकी जो सेल है वो सेल है 800, अज्यूम करते हैं, एक्सपेंडिचर्स हैं 650, ठीक है, तो मेरी टैक्सेबल इनकम कितनी होगी, 150, इसको हम कहते हैं टैक्सेबल इनकम। ये मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, टैक्सेबल इनकम को, ठीक हो गया। अगर मैं कंपनी हूं तो मेरी टैक्स लायबिलिटी कितनी होगी, एट द रेट ऑफ 29%, तो मुझे इस पे कितना टैक्स देना है, दिस इंटू 0.29, तो मुझे 43.5 टैक्स देना है। हुआ क्या, मैंने एक सेल की किसी सेल्स टैक्स के अनरजिस्टर्ड पर्सन को, एक है वाई, मिस्टर वाई, और एक है मिस्टर जी। मिस्टर वाई को मैंने सेल की है 120 मिलियन की, ठीक है, 100, ये मिलियन ही समझे इसको, और इसको मैंने की है 70 मिलियन की। लॉ कहता है कि आप सेल जो है, ये जो 800 सेल है ना, उसमें ये सेल शामिल है दोनों, आप सेल कर सकते हैं किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को, ये दोनों अनरजिस्टर्ड हैं, ये क्या है, दोनों अनरजिस्टर्ड है। मैं एक रजिस्टर्ड की एग्जांपल भी ले लेता हूं, एक है मिस्टर टी है, उसको आपने 300 की सेल की है, 300 मिलियन की,
तो इसमें ये रजिस्टर्ड है, मिस्टर टी जो है ये क्या है, ये रजिस्टर्ड है, ये मिस्टर टी एक रजिस्टर्ड पर्सन है, ये आ गया इधर। अच्छा, इसका मतलब ये है कि ये दोनों क्लियर हैं। मिस्टर जी अनरजिस्टर्ड है लेकिन ये क्लियर है, उसकी वजह क्यों? क्योंकि ये इसका 100 मिलियन से ऊपर ही नहीं गया, 100 मिलियन से ऊपर है लेकिन ये रजिस्टर्ड है, दोनों निकल गए। काबू कौन आया? 120, ये 120 ये वाला है। इस सेल के ऊपर हमें डिसअलाउंस होगा, कितना होगा आप सुनिएगा। ये जो एक्सपेंस था 650, ठीक है, 650, इसको डिवाइड करना है आपने किसके ऊपर? टोटल सेल के ऊपर, मल्टीप्लाई करना है इस एक्सपेंस के साथ। तो देखें क्या आंसर आता है, 650 डिवाइडेड बाय 800 मल्टीप्लाइड बाय 120। इसकी जितनी आपने सेल की, जितनी सेल आपने की उसके प्रोपोर्शनेट। अच्छा, मैं एक और तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए 800 सेल है और मिस्टर वाई को हमने सेल की है 120, ये कितने परसेंट हुई? 120 डिवाइडेड बाय 800, तो 15% सेल हमने की है। कितने परसेंट सेल की हमने? यानी मिस्टर वाई को सेल कितनी हुई है? 15%, दूसरे अल्फाज में। तो जो एक्सपेंस था हमारा 650, उसमें भी हमें 16% डिस अलाउ कर दिया जाएगा, उसमें भी हमें 15% कितना बनता है? 650 इंटू 15, 97। यानी जितनी आपने वो सेल जिसको आपको अलाउ नहीं किया गया था, उतने परसेंट आपको टोटल एक्सपेंस भी डिस अलाउ कर दिया जाएगा। दूसरे अल्फाज में कितना हो गया? 97। लेकिन मैक्सिमम जो आपको डिस अलाउंस है वो है 10% ऑफ द एक्सपेंस, और वो कितना बन रहा है? 650 का 10%, 65। तो डिस अलाउंस कितना हुआ? 65। पहले बताइए यहां तक समझ आ गई आपको? जी बेटा, आंसर यस जिसने पूछा था, इतनी बात समझ आ गई है? चले आगे चलते हैं। ये मैं इसको, अब एक्चुअली क्या होगा कि जब आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो हम इसी इंफॉर्मेशन को दोबारा कॉपी करते हैं। ये आगे, अब यहाँ पर डिपार्टमेंट क्या करेगा? वो करेगा ऐड इन एडमिजिबल एक्सपेंसेस, कितने हैं? 65 प्लस 65, ठीक है। अब आपकी जो नई टैक्सेबल इनकम होगी वो हो जाएगी 150 प्लस 25। इसके ऊपर आपको 25% पे करना पड़ेगा, 0.25, 0.29। अब आप देखिएगा, ओरिजिनली आप 63 मिलियन टैक्स पे कर रहे थे, आपको पे करना पड़ रहा है 62 मिलियन, ठीक है, 62 और 63, ठीक है। तो ये नुकसान होगा आपको। अब अंदाजा कर लें कि इस वजह से ये कहा क्यों जा रहा है, इसलिए ताकि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा टैक्स नेट में लाया जाए। अगर आप इन लोगों को करेंगे तो उसे कहें भाई तुम्हारी वजह से मुझे नुकसान हो रहा है, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड हो जाओ। ये है इसका, आप समझ आइए आपको। ये मैं आपको व्हाट्सएप में कॉपी भी करके भेज दूं आपको, एग्जांपल जो है। यस सर, भेज दें। ओके सर। सर वो सर जी सर फिर इसका 650 और 800 को डिवाइड करके 120 से मल्टीप्लाई करने के साथ कोई फायदा नहीं ना हुआ 97.5 का, तो हम उसका डायरेक्ट भी तो ले सकते थे 10%। डिसअलाउंस तो उतना ही होना था सर। डिसअलाउंस तो होना था। अगर फर्ज करो, फर्ज करें, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, ये कह रहे हैं कि जी नुकसान तो इतना ही होना था। नहीं, मैं आपको बताता हूँ। अगर ये होता फॉर एग्जांपल कि हमारा 101 होता, तो फिर आंसर क्या आना था? देखिएगा 101 होता तो हमारा 15% था ना वो उसका, 101 13%, तो फिर कितना आना था? क्या हो रहा है? अगर 101 होता तो 650 का मैक्सिमम 10%, फिर 82 हो रहा था, तो फिर भी 60 होना था।
इस सिचुएशन में आप कह सकते हैं कि 10% ही मैक्सिमम हो सकता है, लेकिन बाद सिचुएशन में कहीं ऐसा शायद हो सकता हो कि फिलहाल टाइम कम है, मैं उसकी इलस्ट्रेशन नहीं बना पा रहा, शायद ऐसा हो सकता है किसी सिचुएशन के अंदर कि हमारा ये जो डिसअलाउंस है ये उसके 10% से कम आ रहा हो। ये जो हमारा डिसअलाउंस है ये हो सकता है कि 97 की बजाय ऊपर 65 है और ये आ जाएगा 60, तो फिर हमारा फायदा हो जाएगा, हमें 60 फिर डिसअलाउ होगा। ये उसमें बात कहने का मकसद है जी। ठीक है ओके सर। जी। अच्छा जी, अब चलते हैं हम अपने इशू के ऊपर। ये था जी हमारा सेक्शन 21। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। सर वो जो आपने टी वाले का लिखा है उसका भी बता दें, जो रजिस्टर्ड था। आपने लिखा था ना कि टी में सपोज कर। उसके ऊपर है ही नहीं। अगर कोई बंदा रजिस्टर्ड है तो रजिस्टर्ड पर्सन के ऊपर सब सेक्शन क्यू एप्लीकेबल ही नहीं है। अगर आपने सेल एक ऐसे बंदे को कर दी जो रजिस्टर्ड है, उसके ऊपर ये एप्लीकेबल ही नहीं है। ओके सर, थैंक यू। जी वेलकम। ले जी, ये था हमारा बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेक्शन। तो मैं इस सेक्शन को कहता हूं कि ये सारी बिजनेस के ये सारे सेक्शन जो है ना, ये एक बारात है। समझते हैं ना बारात को? प्रोसेशन है एक पूरे का पूरा। और इसके अंदर जो सेक्शन 21 है वो दुल्हा है इस पूरी बारात का, ये समझ ले। ये सेक्शन 21 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। मैंने फाइनल में और आपके लेवल पे कभी कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा बिजनेस का जिसके अंदर बिजनेस का क्वेश्चन आया हो और उसके अंदर उसने सेक्शन 21 को ना टेस्ट किया हो। ये बात आप जहन में बिठा के रखें कि अगर बिजनेस का क्वेश्चन आएगा तो समझ लें कि ऑलमोस्ट 100% चांसेस हैं कि वो सेक्शन 21 को टेस्ट करेगा इसमें। ठीक है जी, कोई और क्वेश्चन? अच्छा जी, अब हमारे पास जो अगली चीज आ रही है वो क्या है, वो सुनिएगा जरा। अब हम आगे निकल आए वहां से, अब आगे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के ऊपर हमारी नई डोमेन स्टार्ट हो रही है कि अब अगर हम एसेट्स को खरीदेंगे, इसको वो एसेट जिनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है, तो क्या होगा? अब ये सवाल है हमारा। ये बात हमने की किन एक्सपेंडिचर्स की? आम एक्सपेंडिचर्स की, सैलरीज, वेजेस, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, वो जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं लिखते, ये सारे एक्सपेंडिचर हैं। अब आ रहे हैं हमारे पास बिल्डिंग, ऑफिस, आपकी गाड़ी, ठीक है, प्लांट, मशीनरी, एसी, एयर कंडीशन वगैरह जो है, ये इसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर्स कहते हैं। सॉफ्टवेयर, कॉपीराइट्स, पेटेंट्स, ठीक है। तो टेंजिबल और इनटेंजिबल, इनमें भी सुनिएगा, ये जो पहले दो सेक्शन है ना 22 और 23, ये एक ग्रुप है। ये एक ग्रुप है कौन सा? टेंजिबल एसेट्स का। और ये जो आपको दो सेक्शन नीचे नजर आ रहे हैं, ये कौन से हैं? ये इनटेंजिबल्स के हैं। ठीक है, जी। तो ये दो सेक्शन है, तो पहले जरा इनको हम एक नजर डिस्कस करें, फिर आगे चलते हैं। अच्छा जी, मैं आपको एक एग्जांपल से पहले समझाने की कोशिश करता हूं कि ये डिप्रिसिएशन चार्ज कैसे की जाती है। देखें, आपने एक बिल्डिंग परचेज की है। हम प्लांट की बात कर लेते हैं। मैंने सोचा कि आपको ये बताने से पहले कि ये सेक्शंस क्या हैं, पहले प्रैक्टिकली मैं आपको टैक्स में डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना वो सिखा दूं। हमने प्लांट खरीदा फॉर एग्जांपल 5 मिलियन का, और ये न्यू प्लांट है। ये क्या है? हमारा न्यू प्लांट है।
जिस साल आप ये एसेट को परचेज करते हैं ना, उस साल इसका तरीकेकार ये है कि इसमें सबसे पहले एक डिप्रिसिएशन की टाइप है जिसको इनिशियल अलाउंस कहते हैं, वो लेस करते हैं। इनिशियल अलाउंस वो माइनस करते हैं, और वो कितना है 25%। मैं आपको यहां लिख देता हूं। तो दिस इंटू दिस 25%, तो इसको हम कहते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू। क्या बोलेंगे? रिटर्न वैल्यू। इसके लिए एग्जामिनर WDV का वर्ड भी यूज करता है, WDV भी वो लिखेगा। ये रिटर्न डाउन वैल्यू आ गई जी। ये बात क्लियर होगी आप सबको? जी, ये बात समझ आ गई सबको? इनिशियल अलाउंस क्या है? डिप्रिसिएशन की एक टाइप है। ऐसे ही समझें कि आपको एक बेनिफिट दिया जा रहा है कि आप जिस साल प्लांट आपने परचेज किया तो ज्यादा एक्सपेंस आपको अलाउ हो जाएगा ताकि आपकी इनकम कम हो। जितना एक्सपेंस को बढ़ाएंगे उतनी आपकी इनकम क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जितनी इनकम कम होगी उतना टैक्स भी कम होगा। तो इसलिए आपके बर्डन को कम करने के लिए ये एक बेनिफिट दिया जा रहा है लॉ की तरफ से। इसको इनिशियल अलाउंस कहते हैं। किन के ऊपर मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो जब लॉ को पढ़ेंगे तो वो आएगा। इसका सेक्शन का रेफरेंस अगर आपको लिख दूं, वो है सेक्शन 23। अगर आपसे पूछा जाए इनिशियल अलाउंस किस सेक्शन में डिस्कस हुआ, तो आप कहेंगे सेक्शन 23 के अंदर। ले जी, उसके इसको बोलते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू। इसके बाद आएगी इसमें डिप्रिसिएशन। अज्यूम करें कि ये हमारे पास जो ईयर है, ये ईयर है 2021। प्लांट का जो डिप्रिसिएशन का रेट है वो कितना है? 15%। ये बात जरा नोट करनी है आपने, गौर करना है। कितना रेट है? 15%। दोबारा सुन लें, कितना रेट है प्लांट का? 15%। कहां से पता चलेगा? ये कहाँ रेट लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है हमारे 3rd शेड्यूल के अंदर। और सेक्शन कौन सा है? इसको मैं आगे कर देता हूँ। और सेक्शन कौन सा है? 22। रेट कहां पर है? 3rd शेड्यूल में। अगर आपसे पूछे, अच्छा इसी तरह ये 25% कहाँ लिखा हुआ है? रेट ये भी 3rd शेड्यूल में है। सेक्शन कौन सा? 23। सेक्शन हमें ये बताता है कि ये कैसे इसको अप्लाई करना है, और शेड्यूल हमें बता रहा है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का कि भाई रेट कितना होगा। जैसे आपका फर्स्ट शेड्यूल है वो आपको इनकम टैक्स रेट्स बताता है। इन्होंने एक चेंज ये की, उन्होंने कहा कि भाई जिस साल आप किसी एसेट को परचेज करेंगे, मैं 2021 की बात कर रहा हूँ, एसेट को परचेज करेंगे उस साल आप इसकी पूरी डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे, आधी मिलेगी आपको। क्या मिलेगी? हाफ। दोबारा सुन लें, जिस साल आप एसेट को परचेज करेंगे, कोई भी एसेट हो, प्लांट हो या कोई भी हो, उस साल डिप्रिसिएशन कितनी मिलेगी? हाफ। यानी ये 15% है ना, तो इसका हाफ कर लें। अब देखते हैं ये आएगा दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, इसको हाफ कर लें 2, यानी 50% आपको डिप्रिसिएशन मिलेगी। या इसी का डायरेक्ट 50% कर लें, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। यानी दूसरे अल्फाज में 7.5%। दोबारा देखिएगा, फिर मेरी ये रिटर्न डाउन वैल्यू है और मेरा 15% ये आ रहा है 5,25,000, तो इसका मैं अगर हाफ कर लूं तो ये 2,81,250 आएगा। ठीक हो गया। इस साल इन द ईयर ऑफ परचेज। अगले साल की डिप्रिसिएशन कितनी होगी? रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी होगी? ये वाली। ठीक है, हम कहेंगे रिटर्न डाउन वैल्यू ये आ गई। ये सबको समझ आ गई? यानी पहले साल की जो रिटर्न डाउन वैल्यू आएगी WDV ऑफ एंड एट द एंड ऑफ ईयर 21, वो ये आएगी। अब आगे चलते हैं। अब अगले सालों में नॉर्मल डिप्रिसिएशन आपको मिलेगी। अब आप 50% नहीं लेंगे, अब आपको नॉर्मल डिप्रिसिएशन मिलेगी। डिप्रिसिएशन किस पे मिलेगी? रिटर्न डाउन वैल्यू के ऊपर। तो दूसरी बात हमें ये पता चली कि इनकम टैक्स के अंदर जो डिप्रिसिएशन आप मेथड यूज करेंगे वो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होगा। ठीक है, सवाल अगला सुनिएगा, क्या
अस्सलाम वालेकुम यार, 2 मिनट वेट कर लें, सर के नेट का इशू हो गया तो सर आ जाते हैं। जी सॉरी, लगता है मेरा नेट बंद। सर जी आपका नेट बंद हो गया था। ओए होए, चले मैं दोबारा आपको समझा देता हूँ, कोई बात। मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कहाँ से आपको आवाज आना बंद हुई थी? सर वो अगला सवाल ये है कि यहाँ से 2021 की वर्किंग के बाद हमने एक एसेट, चले दोबारा करते हैं। हमने एक एसेट परचेज किया 2021 में, तो पहले साल हमें क्या मिलेगा, उसमें से इनिशियल अलाउंस मिलेगा। वो मैं आपको बता चुका हूँ, क्लियर है? मुझे बताते जाना शुएब, क्लियर है यहाँ तक? तो पहले साल जी की सर। रिटर्न क्या होगी, इनिशियल अलाउंस माइनस करने के बाद उसको रिटर्न डाउन वैल्यू कहेंगे। फिर उस साल हमने डिप्रिसिएशन चार्ज की, तो पहले साल जो डिप्रिसिएशन हमें मिलेगी वो क्या होगी, वो 50% होगी नॉर्मल डिप्रिसिएशन का। ये बात भी हमने डिस्कस कर ली। उसके बाद 2022 में 2023 में हमें नॉर्मल डिप्रिसिएशन मिलेगी। हम यहां तक पहुंच गए 2023 के एंड के ऊपर। 2024 में आए तो हमने कहा कि हमने एसेट क्या कर दिया, बेच दिया। हमने एसेट बेच दिया 2024 में। इस साल हमने एसेट को बेच दिया। कितने का बेचा? 30 लाख रुपए का प्लांट को बेच दिया। जिस साल आप एसेट को बेचेंगे उस साल दो काम होंगे, एक तो आपको 50% डिप्रिसिएशन मिलेगी उसके ऊपर, और दूसरा उसके ऊपर गेन या लॉस कैलकुलेट होगा। तो पहले देखते हैं डिप्रिसिएशन। तो डिप्रिसिएशन कैसे मिलनी है, रिटर्न डाउन वैल्यू के ऊपर। हमारी रिटर्न डाउन वैल्यू इस वक्त है 25,06,172। उसके ऊपर 50% आप डिप्रिसिएशन लेंगे तो वो आएगी 187। नॉर्मल इसकी जो डिप्रिसिएशन थी वो आ रही थी 3,75,000। तो अगर इसको आप तकसीम करेंगे दो के ऊपर तो आंसर आएगा 1,87,963। तो ये वो आ गई। ये बात क्लियर हो गई। पहली बात क्लियर होगी कि हमें डिप्रिसिएशन इस साल कितनी मिलेगी, 1,87,963 क्लियर होगी। अब आते हैं गेन या लॉस की तरफ। जो आपके एसेट, कौन से, जो एसेट आपके बिकते हैं, जो टेंजिबल या इनटेंजिबल होते हैं, टेंजिबल, डिप्रिसिएबल और इनटेंजिबल जो एसेट्स होते हैं, उनका गेन या लॉस कैसे कैलकुलेट किया जाता है? उसका फार्मूला होता है गेन या लॉस इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू। टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू, सेल प्राइस माइनस टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू। ये सबको समझ आ गई? ठीक है। इस साल की सेल प्राइस कितनी है, 30 लाख, और रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी है, 23,18,000। तो हमारा गेन कितना होगा, 30 लाख में से टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू माइनस करेंगे तो ये हमें गेन होगा। तो इस एसेट की वजह से, डिस्पोजल की वजह से दो इम्पैक्ट आए। नंबर 1, हमें एक लॉस, एक एक्सपेंस क्रिएट हुआ 178,000 का, और एक गेन हुआ कितना, 681,791 का। सवाल ये पैदा होता है कि ये गेन किस हेड ऑफ इनकम में जाएगा। हमारे पास इनकम कितनी है, 5 हेड्स है। एक है सैलरी, एक है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, एक है बिजनेस, एक है कैपिटल गेन्स, और एक है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सवाल ये है कि ये गेन जो है ये इनमें से किस हेड में जाएगा। तो इसका आंसर है कि ये जो गेन होगा वो हमारा बिजनेस इनकम में जाएगा। अगर आप एसेट को, डिप्रिसिएबल एसेट को या इनटेंजिबल को डिस्पोज ऑफ करेंगे तो ये बिजनेस में गेन जाएगा। चलिए समराइज करते हैं दोबारा, कितनी चीजें सीखी हमने इसमें, इस इलस्ट्रेशन में से। पहली इलस्ट्रेशन, पहली जो चीज हमने सीखी वो क्या थी, वो ये थी कि आपको जो डिप्रिसिएशन मेथड होगा वो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होगा, नंबर 1। दूसरी बात,
कि एसेट में से अगर हर एसेट में इनिशियल लॉस माइनस नहीं होना। अब यहाँ भी सवाल सुनिएगा, क्या हर एसेट में से इनिशियल लॉस माइनस करते हैं? बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर, हर एक में से माइनस करना है? इसका जवाब हम पढ़ेंगे सेक्शन 23 में जाके, ठीक है। अगर माइनस करना होगा तो आप करेंगे। यहां से एक बात समझ आई कि हर एसेट में से इनिशियल लॉस माइनस नहीं करते, किस में से करते हैं वो हम कल पढ़ेंगे इसके ऊपर। इनिशियल लॉस को माइनस करने के जो बाद वैल्यू आती है उसको रिटर्न डाउन वैल्यू कहा जाता है। जी, हमेशा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ही चलेगा। जब से तो मैं पढ़ रहा हूँ, जब से मैं सीए कर रहा हूँ और जब से मैं पढ़ा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, उस वक्त तक तो यही मेथड है। आज तक मैंने कभी और मेथड नहीं देखा। दूसरी बात, जिस साल एसेट को खरीदा जाएगा उस साल आपको जो भी उसका रेट है, अगर वो 15% है तो 7.5% मिलेगा, अगर वो 30% है तो हमें जो है वो 15% मिलेगा, अगर वो 10% है तो 5% मिलेगा। पहले साल में जो आपको डिप्रिसिएशन अलाउ की जाएगी वो ये की जाएगी। अगला सवाल, क्या यहाँ पर टाइम फ्रेम को कंसिडर करेंगे? द आंसर इज नो। आपने एसेट साल के शुरू में खरीदा या साल के आखिरी महीने में खरीदा, डिप्रिसिएशन कितनी मिलेगी? पूरे साल की गिनी जाएगी और हाफ मिलेगी। ये सवाल भी हो गया। इसी तरह जिस साल खरीदेंगे उस साल भी 50% डिप्रिसिएशन, और जिस साल आप इसको बेचेंगे उस साल भी 50% डिप्रिसिएशन आपको मिलेगी। ये ठीक हो गया। ये दो बातें हमारी हो गई। उसके दरमियान क्या होगा? उसके दरमियान नॉर्मल प्रोसीजर में आपको जो भी इस एसेट का रेट होगा उतनी ही डिप्रिसिएशन मिलेगी। आखिरी सवाल, कि जब हम एसेट को डिस्पोज ऑफ करेंगे तो क्या होगा? उस साल 50% डिप्रिसिएशन मिलेगी और उसका गेन या लॉस भी कैलकुलेट किया जाएगा। गेन या लॉस कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? नंबर 1, उसकी जो सेल प्राइस होगी उसमें से टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अगला सवाल, तो ये गेन किस हेड ऑफ इनकम में जाएगा? ये बिजनेस में जाएगा। ये कहाँ जाएगा? अच्छा, लॉस हुआ तो बिजनेस का लॉस हो जाएगा, गेन हुआ तो बिजनेस का गेन होगा। अच्छा, ये सेम इसी तरह का मिलता जुलता फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो हमने कैपिटल गेन में भी पढ़ा था, लेकिन वहां सुनिएगा फर्क क्या था कैपिटल गेन में। कैपिटल गेन में यहाँ टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू की बजाय यहाँ क्या थी? कॉस्ट थी। ये बात जहन में रखना है। तो कैपिटल गेन का फार्मूला क्या था? सेल प्राइस माइनस कॉस्ट, क्योंकि कैपिटल एसेट्स के ऊपर आपको डिप्रिसिएशन नहीं मिलती, इसलिए वहां भी इससे मिलता जुलता फॉर्मूला था, इसलिए आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो ये देखिएगा, कैपिटल एसेट्स में कॉस्ट है तो यहाँ पर क्या है? रिटर्न डाउन वैल्यू। रिटर्न डाउन वैल्यू क्या होती है? रिटर्न डाउन वैल्यू क्या होती है? मैं लिख देता हूं, टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस इनिशियल अलाउंस माइनस एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन। इसको कहते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू के उस कॉस्ट में से अगर आप दो चीजें माइनस कर दें, इनिशियल अलाउंस और एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन। और अगर पहला साल होगा तो पहले साल में रिटर्न डाउन वैल्यू क्या होगी? क्योंकि पहले साल अभी स्टार्ट ही हुआ है तो इसलिए पहले साल की जो रिटर्न डाउन वैल्यू होगी उसमें से हम कहेंगे कि कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड इनिशियल अलाउंस ये होगी। तो उसी साल जब डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो इस रिटर्न डाउन वैल्यू को बेस बना के डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो ये मैंने आपको एक लुबे लुबाब जो था वो आपको दे दिया। अगर आप कहते हैं तो मैं इसको भी व्हाट्सएप ग्रुप में पेस्ट करके भेज देता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि सर ने आज ये आया है। सर जी जी बेटा। सर ये जो आप बता रहे हैं पहले साल अगर उसने डिस्पोजल कर दी तो सर वो बता दें दोबारा कैसे गेन कैलकुलेट होगा? वो कह रही है कि अगर उसी साल खरीदा उसी साल बेच दिया तो फिर कितनी डिप्रिसिएशन मिलेगी। उनका ये सवाल ये है कि अगर आपने एक साल ऐसा खरीदा उसी साल बेच दिया तो आपको 7.5% मिलेगी। मैं इसी क्वेश्चन को चलें ये करके मैं आपको बताता हूँ। इनका सवाल ये है कि अगर हमने उसी साल एसेट बेचा, उसी साल खरीदा और उसी साल बेच दिया तो फिर क्या होगा? ये देखिएगा, अगर मैंने इसी साल खरीदा तो मेरी रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी आ जाएगी? दिस प्लस दिस, ये आ जाएगी रिटर्न डाउन वैल्यू। ठीक है, और पहले साल मुझे इनिशियल लॉस भी मिलेगा और मुझे हाफ 50% डिप्रिसिएशन भी मिलेगी। और फर्ज करें
इसकी इस साल जो सेल प्राइस है एसेट की, जाहिर बात है महंगा होगा। हम कहते हैं जी फर्ज करें हमने 4 मिलियन का बेच दिया, ठीक है, तो इसकी टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी आ गई? ये आ गई। तो गेन कितना हुआ? दिस प्लस दिस, तो ये हमें बिजनेस गेन आ गया। ठीक है, ये पहले साल फिर ये गेन होगा। तो पहले साल फिर चीजें मिलेंगी। एक मिनट बेटा, इनिशियल अलाउंस मिलेगा, डिप्रिसिएशन मिलेगी और गेन कैलकुलेट होगा अगर उसी साल एसेट खरीदा उसी साल बेच दिया। जी बेटा पूछे। सर पहले साल की जब हमने टैक्स WDV निकालने है तो उसका फार्मूला क्या था सर? ये देखिएगा, पहले साल की प्लांट है उसकी कॉस्ट माइनस इनिशियल अलाउंस, तो ये टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू आ गई। ठीक है, उसकी जब डिप्रिसिएशन चार्ज करनी है तो वो इस वैल्यू पे यानी 37,50,000 पे डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो इस साल की जो फाइनल रिटर्न डाउन वैल्यू आएगी वो ये आएगी, यानी इस साल की जो फाइनल रिटर्न डाउन वैल्यू आएगी वो ये आएगी, जिसकी बेस के ऊपर अगले साल की डिप्रिसिएशन चार्ज होगी। मैंने ये आपके ग्रुप में इसको भेज दिया हुआ है। ठीक, एक और क्वेश्चन था यहाँ पे सर लास्ट पे उनको टेस्ट का, अच्छा जी टेस्ट का बेटा जो है वो आपने जो आपका टेस्ट होगा वो टेस्ट का शेड्यूल मैं आपको सॉरी बता दूं,